नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। आज हम बात करेंगे वक्फ पर हुए हंगामे की, वक्फ बिल पर नहीं। वक्फ बिल पर तो आपने बहुत बहस सुन ली, हमारे प्रोग्राम में कई बार बात हो चुकी है, इसमें ये बदला गया वो बदला गया, वो हो गया। अब जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है, सरकार को माननी होगी तो मानेगी, आज उसमें से जितना संशोधन मानना होगा मानेगी, उसके बाद अपना बिल लेकर के आएगी, उसको पास कराने की कोशिश होगी, तो वो बहस फिर उस दिन के लिए। आज हम आपको वक्फ बिल पर हुई पॉलिटिक्स की बात करेंगे और सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करेंगे। आज जो हंगामा पार्लियामेंट में आपने देखा वो था क्या? आज केवल रिपोर्ट टेबल होनी थी, आज पर कोई चर्चा नहीं होनी थी, लेकिन जिस कदर हंगामा हुआ उस पर एडजर्न करनी पड़ी लोकसभा, राज्यसभा में खड़गे साहब का करके कह रहे हैं फर्जी रिपोर्ट है, इसको हम नहीं मानते, इसको लोकसभा में वॉकआउट हो जाना, ये सब क्या था? क्या जताना चाह रही थी ये सारी अपोजिशन पार्टीज? आज हम इसकी बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आज, कौसर जहां जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन दिल्ली स्टेट हज कमेटी। एक बार फिर आपसे प्रोग्राम में मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है कौसर जी। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपने आज अपनी कुर्सी का जो त्याग किया है उधर से छोड़कर आप इधर आए हैं। वो गेस्ट जब स्पेशल गेस्ट आता है तो उसके लिए कुर्सी है, फिर आज रंग भी मिल रहे थे तो सॉरी, मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ। anyway, तो आज मैं कह रहा था कि ये जो हुआ है ये हंगामा क्यों था? ये हंगामा मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने की एक अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज के पास, मुस्लिम समाज को, कि हम तुम्हारे साथ हैं और चिंता मत करो, जब तक हम हैं तब तक ये रिपोर्ट तो क्या ही चीज़ है, हम बिल भी पास नहीं होने देंगे। सर आपकी राय? एक 1966 में हिंदी की फिल्म आई थी, आज आप फिल्म का नाम था ममता। उसका एक गीत है रोशन का, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। वाह। तो वक्फ का वही हाल है। 1954 से लेकर 2013 तक जिस तरह से पाला पोसा इसको कांग्रेस और जो है उसके साथियों ने, आज उनकी हालत, राज्यसभा लोकसभा दोनों की प्रोसीडिंग्स देखिए, वो बताता है उनकी हताशा कि हम इसको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, हम केवल ये संदेश दे रहे हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन हम इसको रोक नहीं पाएंगे। और विपक्ष में किस तरह की स्थिति थी, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जिस समय राज्यसभा में हंगामा हो रहा था इसको टेबल करने पर जेपीसी की रिपोर्ट, ठीक उसी समय टीएमसी का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिल रहा था अपराजिता विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए। तो टीएमसी को चिंता नहीं है, लेकिन क्या मुस्लिम वोटों के बिना जीतते हैं वो? लेकिन ममता बनर्जी को ये पता है कि अगर जो 70% हिंदू वोट है बंगाल में, उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी को जाता है, लेकिन एक अच्छा खासा हिस्सा ममता बनर्जी को भी मिलता है। उसमें अगर कमी आ गई, उनको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कुछ नहीं है, सीपीएम कुछ नहीं है, तो मुसलमान के सामने कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके उनको वोट देने। ममता बनर्जी के, लेकिन हिंदू के सामने ऑप्शन, वो आज अपना हिंदू वोट बचा रहे थे, वो इस हंगामे में शामिल ना होकर। हाँ। कि मुसलमान को कहाँ जाएगा, हमारे पास ही आएगा। जेपीसी की बैठक में तो उनके सदस्यों ने विरोध किया ही सबसे ज्यादा। हाँ, तो विरोध में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं देखना चाहते थे। कांग्रेस का जो है एंटी हिंदू स्टांस है, उसके साथ टीएमसी नहीं खड़ा होना चाहती थी। आज जो कांग्रेस ने किया वो एंटी हिंदू था, निश्चित रूप से। कांग्रेस आज नहीं, जो कर रही है, नहीं, मैं प्रो मुस्लिम तो मैं भी मान रहा हूं, लेकिन एंटी हिंदू पे आप गए ना भाई। आप प्रो मुस्लिम होने के लिए आपको एंटी हिंदू होना, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जरूरी है। वो केवल प्रो मुस्लिम होने तक नहीं रुकना चाहते, वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम एंटी हिंदू हैं, और उनको लगता है कि इससे मुसलमान खुश होता है कि नहीं, इसका कोई जो है ऐसा कोई अध्ययन है नहीं, कोई रिसर्च है नहीं। लेकिन जितनी सेकुलर पार्टियां हैं उनको लगता है कि हिंदुओं को गाली दो तो मुसलमान खुश हो जाएगा। अब आप सोचिए, आज जब ये बिल जब जेपीसी की रिपोर्ट टेबल हुई तो चेयरमैन ने राज्यसभा और उपराष्ट्रपति को ये भी कहना पड़ा कि देखें, रूल्स ये कहते हैं कि मुझे टेबल जब होती है रिपोर्ट जेपीसी की तो कोई चर्चा नहीं होती, किसी को अलाउ नहीं कर सकता हूं बोलने के लिए, लेकिन मूड ऑफ द हाउस देखते हुए मैं आपको अनुमति दे रहा हूं कुछ कहने की।
मतलब इतनी छोटी घटना है, मतलब इन द सेंस मैं विधायी काम की बात कर रहा हूं कि उसमें एक रिपोर्ट बनी है, वो टेबल हो रही है, अब वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी बनेगी, उस पर जो होगा बाद में होगा, उस पर आज इतना हंगामा हो गया। खड़गे साहब कह रहे बिल फर्जी आएगा रिपोर्ट है, बन के नया तब होगा, तब होना चाहिए कायदे में। लेकिन फिर नैरेटिव कैसे गढ़ा जाएगा, फिर एक बात कैसे चलाई जाएगी कि देखिए हम इस मसले पर जो मुसलमानों का सेक्शन इसका कड़ा विरोध कर रहा है और जिसको लेकर पूरे देश के अंदर जलसे हुए, समारोह हुए, जिसमें तमाम एमपीज़ को बुलाया गया, बड़े बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े मुस्लिम मौलाना, बड़े बड़े तंजीमों के लोग वहाँ पहुँचे, ये उनको एक एश्योरेंस है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ममता जी वो बैलेंसिंग कर सकती हैं क्योंकि ममता जी जानती हैं कि वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन कांग्रेस को ये पता है कि हर राज्य में उसकी कंपटीशन, उत्तर प्रदेश में किससे? मुस्लिम वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी से, बीएसपी तो अब खत्म हो गई। आप बिहार में चल जाइए, किससे है? आरजेडी से, जो खुद उनका सहयोगी है। तो हिंदी हार्टलैंड की ऐसी तमाम जगह है, आप देख लीजिए। अभी आसाम लड़ेंगे तो अजमल से है। कांग्रेस को एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करना है। अब आपने कुंभ की बात कही, आपने ये बात कही कि इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कांग्रेस पार्टी बनती है और ये कहती है कि इस कानून को बना रहना चाहिए, जबकि कई हिंदू धर्माचार्य जो विवाद इतने सालों के चले आ रहे हैं वो लगातार ये कहते हैं कि ये एक खत्म होना चाहिए, ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो कांग्रेस तो कई एक्स्ट्रा माइल गई है और कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस की कंपटीशन उसी इंडिया गठबंधन के अंदर है, क्योंकि क्या मोदी जी मुसलमानों के वोट बैंक पे या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट बैंक पे डिपेंडेंट नहीं, लेकिन कांग्रेस को अपना एक वोट बैंक चाहिए जो एंटी मोदी है उसके अलावा। तो उसको लगता है कि जब तक ये 18% जितनी पार्टियां आज हंगामा कर रही थी, ये मुस्लिम वोट का कंपटीशन था, ये मुस्लिम वोट का कंपटीशन था, निसंदेह कंपटीशन था, क्योंकि जिस एग्रेसिव ढंग से वक्फ की जेपीसी का विरोध किया गया उसको भूलिए मत आप देखिए क्या क्या नहीं कहा गया। बोतलें फोड़ दी, बोतलें तो जेपीसी बैठक के अंदर, कल्याण बनर्जी ने बोतल फोड़ दी, कांच की बोतल, अपनी उंगली कट ली। लेकिन सौरभ ऐसे कई कार्यक्रमों में साफ साफ कहा गया, बैठ जाओ एक जगह कहीं, तब तक मत उठो जब तक मोदी का इस्तीफा ना करा दो। इस तरह के भाषण भी तो उस जमाने के अंदर हुए हैं ना। तो मुझे ये लगता है कि ये टकराव अभी खत्म नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि सरकार ये बिल कब लाती है, किस तरीके से लाती है, और इसका एक नए सिरे से विरोध शुरू होगा, क्योंकि ये जो मुस्लिम जिसको मजहबी दादागिरी के जो लोग हैं ना, जो वक्फ का पूरा आर्थिक फायदा उठाते हैं, ये सीधे सीधे चोट उनके आर्थिक तंत्र पे है। अभी ऑपोजिशन के लोग आपको ये कहते सुनाई दे रहे होंगे सब जगह कि भाई वहाँ उसमें हमारे डिसेंट नोट नहीं थे, हमारी असहमति जो हमने दर्ज कराई वो उस रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई थी, हम तो इसलिए इतना उसका विरोध कर रहे थे। तो उसका जवाब तो ओवैसी साहब ने दे दिया। ओवैसी साहब से तो बड़ा कोई इस सरकार का विरोधी तो और कोई नहीं होगा ना। उन्होंने कहा मैं स्पीकर से मिला, कहा साहब मैंने कुछ जो बोला था अंदर जेपीसी में वो पूरी बात इसके अंदर नहीं है। स्पीकर ने कहा ठीक है, आप उन्होंने चेयरमैन से बात की जेपीसी के, इसमें डलवा दीजिए। राज्यसभा में अमित शाह जी ने खड़े होकर के ये कह दिया जो अपोजिशन चाह रहा है इसमें डलवाना आप डलवा दीजिए, हमको बीजेपी के तौर पर कोई आपत्ति नहीं। मैं एक लाइन का एक फैक्ट बताना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, मतलब मैटर वही खत्म हो गया। 421 पेज की रिपोर्ट है, 421 पेज की जेपीसी की रिपोर्ट है, उसमें 281 पेज एनेक्चर हैं, यानी वो सिर्फ डिसेंट नोट ही नोट विपक्ष के। हाँ, और जेपीसी के चेयरमैन को किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह ये अधिकार है कि जो बात उसको लगे कि ये असंसदीय है उसको प्रोसीडिंग से निकाल दे। ये उसका जो नियम 94 है उसके तहत उसको अधिकार है। तो जेपीसी के चेयरमैन का ये कहना है कि हमने वो चीज़ें निकाली जो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था जेपीसी चेयरमैन के खिलाफ। बात व्यक्ति की नहीं है, बात संस्था की है। तो इसलिए वो प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने का मतलब है कि हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड में रहेगा, हाँ, दर्ज हो जाएगा। तो इसलिए जो है केवल वो बातें हटाई गई देखते हैं कि हाउस में जो है राज्यसभा लोकसभा स्पीकर या सभापति कहते हैं कि ये हिस्सा जो है प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाएगा, कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। कोई अनपार्लियामेंट्री बात जब कही जाती है तो केवल वही बातें इसमें से हटाएंगे। अच्छा, फिर आप डिसेंट, अगर ये फर्जी रिपोर्ट है, डिसेंट किसके खिलाफ दे रहे थे? आप उसमें शामिल क्यों थे? कौसर सरकार कौसर जो है इसको कह रही है रिफॉर्म, और ऑपोजिशन कह रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों को एक नए बहाने से परेशान करने की कोशिश है, और पूरा ऑपोजिशन लामबंद है कि इसको हम पास होने नहीं देंगे।
आप बतौर एक पद पर भी हैं, जिस पद पर आप हैं और जो काम आप देखती हैं वहां भी सरकार ने कुछ रिफॉर्म किए हैं। मैं हज के मामले कह रहा हूं, उसमें भी कई रिफॉर्म हुए हैं, महिलाओं के हक में हुए हैं। और एज अ कम्युनिटी मेंबर आप कहां खड़ी हैं इस पूरे विवाद में? देखिए, इस पर मैं यही कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड एक पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और सभी वर्गों की रिप्रेजेंटेशन वाली संस्था बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इन सुधारों का इंतजार बहुत काफी जमाने से है। और आज जो है सदन में जिस तरह की बदतमीजी विपक्ष ने करी है और जो बातें कही गई हैं कि डिसेंट नोट इसमें से मतलब गायब है। माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, डिसेंट नोट इज वेरी मच देयर, एवरीथिंग इज, उन्होंने बोला, मैंने चेयरमैन से पूछा, उन्होंने कहा सब है इसमें। तो जब वो कह रहे हैं कोई बात, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी से कह रहे हैं ना। अमित शाह साहब, माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि आपको जो कहना है आप बोलिए, हम सुनने को तैयार हैं आपकी बात ना। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट क्या होंगे? और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो उसको ठीक से फॉलो करिए। आपको जब भी डिबेट करना है, बहस करना है, आप करिए। जब इन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, उस वक्त तो ये बदतमीजी करते हैं, चिल्लाते हैं, बात कहते नहीं है अपनी, फिर कहते हैं कि जी हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। क्या मैसेजिंग है? देखिए, कोशिश बस यही है कि कौम के लिए कोई ठोस काम आपने किया नहीं है, तुष्टीकरण करके बस आपको कौम में जो है बस खाली एक फेक नैरेटिव फैलाना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बिकॉज दे आर इनसिक्योर। उनको पता है कि भाई जिस दिन मुसलमानों को समझ में आ गया कि माननीय मोदी जी ने उनके लिए जो काम किए हैं, या इससे पहले तो और किसी ने नहीं किए वो सब काम, जो काम अभी हुए हैं माननीय पीएम साहब के कार्यकाल में, पिछले 10-11 वर्षों में, इतने सालों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, कहां कुछ हो पाया? तो वक्फ पर जो कौम जो है वो वक्फ पर किसकी बात मान रही है? ऑपोजिशन की कि सरकार की? अच्छा, मैं एक बात कहूंगी, वो ये है कि वक्फ में अगर वक्फ संशोधन आएगा तो विवाद कम होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, जाहिर सी बात है, भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं की और अन्य गैर मुस्लिमों की भी बात हुई है इसमें, तो ये सब पसमानदा की बात, बिल्कुल। तो ये है कि जो ऑपोजिशन है वो क्या चाहते हैं, वो क्या समर्थन करते हैं भ्रष्टाचार का, वो चाहते हैं कि विवाद बढ़े, या वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये मुसलमानों की जायदादें छीनने के लिए भी अच्छा, एक मिनट, तो क्या वो चाहते हैं क्या कि जो संपत्तियों पे जो अवैध कब्जा होता है, तो अगर वो उसका समर्थन करते हैं तो फिर खुलकर कहें ना, क्योंकि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि जो वक्त की प्रॉपर्टीज हैं उनको ठीक से आइडेंटिफाई किया जाए, उनका मूल्यांकन ठीक से हो, प्रॉपरली एक प्रोसीजर जो एक तरीका होता है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, जो कि अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। अभी तो किसी भी प्रॉपर्टी पे कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। मैंने आपसे भी पूछा था कि इस पर मुसलमान जो है देश का, वो मानने के लिए तैयार है ये बात जो आप कह रही हैं, जो सरकार कह रही है, क्या ये बात मानने के लिए तैयार है? देखिए, मुसलमान तो समझ रहे हैं इस बात को, और धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन समझ रहे हैं। जो प्रगतिशील सोच के मुसलमान हैं वो तो समझ ही रहे हैं इस बात को कि ये जो है हमारे फायदे के लिए है। सर समझ रहे? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक नेक्सस है, जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, और वो राजनीतिक दलों को जो मुसलमानों की वोट की राजनीति करते हैं उनको कहते हैं कि हम ठेका लेते हैं, हम मुसलमानों का वोट आपको दिलाएंगे। तो अब वक्फ कानून में अगर संशोधन हो रहा है तो उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं, कहते हैं तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी मजार छीन ली जाएगी। तो इस तरह से जो है तुरंत जो है धर्म ये कोई मौलाना बोले तो बोले, हाँ, आज संजय सिंह ये बोले पार्लियामेंट में, बताइए, यही बात बोली। तो इस तरह से मुसलमानों को भड़काने की, जो बात समझानी चाहिए उसकी बजाय उनको भड़काने की। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने कहा जिस तरीके से यहूदी हिटलर के निशाने पे थे, मुसलमान मोदी के निशाने पर हैं, सीधे हिटलर से तुलना हुई है। देखिए, इमरान मसूद साहब इतने सीनियर नेता हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कि बहुत ही अशोभनीय आचरण है।
इससे ज्यादा बड़ी भाषा का मतलब प्रयोग कर चुके हैं। मोटी मोटी काट दूंगा। ये मतलब मतलब ये हल्का हाथ दर्शाता कोई नहीं है लग रहा आपको, कि हिटलर तक ही जाना है सीधा। आप बताइए ना, मतलब इस तरह आप देश के प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं और आप ऐसी बातें कह रहे हैं, किस तरह का आचरण है एंड ये तो रिजल्ट इन क्या पे होगा? क्वेश्चन उठाता एंड है। रिजल्ट क्या होगा सर? दो लाइनें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह भुलाए हम इस शहर के हंगामे, किस तरह भुलाए हम इस शहर के हंगामे, हर दर्द अभी बाकी है, हर जख्म अभी ताज़ा है। दिल्ली के हंगामे तो याद ही हैं सबको। अभी जामिया में कुछ थोड़ा छोटा सा हंगामा चल रहा है, वो वही है जो सीए पर हुआ था। उसी की याद में एक किस्म से अब जामिया में एक नया प्रकरण शुरू हुआ है। सर वही दोहराया जाएगा दिल्ली में एक बार फिर? वैसे ही कोशिश तो- शाहीन बाग, वैसे ही सड़कें बिल्कुल, जाम। बिल्कुल सौरभ, मुझे जो लगता है जब बिल टेबल होगा और जब बिल के पास के लिए आएगा, उससे पहले ही इस तरह का माहौल खड़ा किया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या सरकार के पास ये जानकारी नहीं होगी, क्या सरकार को ये पता नहीं होगा, क्या सरकार ने इस सिचुएशन को एसेस नहीं किया होगा? मुझे लगता है कि उनके पास पूरी जानकारी होगी, उनके पास पूरा इस बात को लेके पूरा चीज़ें होंगी कि किस तरह से इस माहौल को खड़ा किया जा सकता है। सरकार उसमें क्या करती है, सरकार की टाइमिंग क्या रहती है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लाती है या फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लंबा के भी जा पहले? सकता है? मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने ना किसी से बात की है, ना अभी तक किसी ने इस पर खुलकर बोला है कि बिल कब टेबल होगा। अभी तो वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा, कंसर्न मिनिस्ट्री के पास जाएगा, कंसर्न मिनिस्ट्री से लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा, उसके बाद बिल बनेगा, उसके बाद कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट उसको पास करेगी। सरकार की क्या प्लानिंग है? सरकार जल्दी से जल्दी इसको लाना चाहती है, लेकिन क्या बिहार चुनाव के पहले लाएगी? हालांकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने इसको सपोर्ट किया है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अभी तक अनवेरिफाइड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 लाख मुकदमे या बिल्कुल उससे भी ज्यादा डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर वक्फ बोर्ड के मामलों में लंबित है, और उसमें 90% मुकदमे किसके? मुसलमानों के। तो वक्फ बोर्ड से जो परेशान है उसमें भी मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है। और यहाँ पर जो नैरेटिव बनाया गया है कि आपका कब्रिस्तान ले लिया जाएगा, आपकी मस्जिद ले ली जाएगी, आपकी मजार ले ली जाएगी, फिर एक कदम और आगे है कि फिर वो अडानी को भी दे दी जाएगी। हाँ, ये खुलकर कहा जा रहा है कि भाई ये जो है ये लैंड ग्रैब करना नहीं, कई लोगों ने ये बात कही है, अपने पूंजीपति साथियों को दे देंगे, ये जमीन पर कब्जा कर लेंगे, कब्जा करने के बाद मदरसे की जगह मॉल बना देंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा लैंड बैंक है, लेकिन क्या वक्फ ने आज भी कोई मेडिकल कॉलेज खोला? क्या वक्फ बोर्ड ने इतने पैसे उसके पास हैं, इतनी जमीन उसके पास है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला? क्या इन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला? मदरसे के अलावा कोई स्कूल खोला? मैं वही कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं, ये चीजें वक्फ क्यों नहीं कर सकता? जो आप कह रहे हैं दीपक जी, उस पर मैं एक बात कहूंगी। अब दिल्ली की बात करिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड की क्या स्थिति है आप देखिए ना। जो बेचारी महिलाएं हैं, मतलब जो विधवा महिलाएं हैं, जो बेवा महिलाएं हैं, उनको जो है उनको वेतन नहीं मिला है। जो लोग बेचारे जो एक्चुअली मतलब जिनको मिलना चाहिए, जो कौम के जो द वीकर सेक्शन, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष रहे अमानतुल्लाह खान साहब, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने जो उनके कार्यकाल में सिवाय भ्रष्टाचार और घोटालों के और क्या हुआ है? भर्ती हुई है वहां पे खाली सब अपने लोगों की हुई है। लेकिन किसी को फायदा, जिसको बेनिफिट हो सकता था उसको नहीं मिला। वही तो कहना चाह रहे हैं। बीजेपी को छोड़ दीजिए क्या कह रही है, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कह रही है कि जितनी संपत्ति है उससे जितनी आय होनी चाहिए उसका 10% भी नहीं होती है, तो किसके पास जाता है? एग्जैक्टली, पैसे कहाँ जा रहे हैं? और प्रॉपर्टीज का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता नहीं है। कुछ लोगों का अपना कब्जा है किसी भी प्रॉपर्टी को, जो उनको चाहिए कि जी ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन फिर वहीं जाना जहाँ से आपने पहले बात शुरू की थी अपनी कि ये कॉल दी गई इन जलसों में जो भी जमीयत ने की है या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि सड़कें जाम कर दो,
पीएम हम पार्लियामेंट घेरेंगे या प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देंगे, तो कोशिश वही होगी एक बार फिर कि लोगों को सड़कों पर लाया जाए। पिछली बार जो सीए का एजिटेशन था उसमें ये कहा गया कि हम इसमें खुले तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज शामिल नहीं थी, लेकिन ये तो सारा एजिटेशन लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज है। लेड बाय पॉलिटिकल पार्टी आपको पार्लियामेंट के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको याद होगा जब ये वक्फ का बिल आया था और वक्फ का बिल टेबल करने की बात हो रही थी और ये चर्चा हुई कि जैसे ही सरकार बनेगी वक्फ का बिल आएगा, उसके बाद का आपने वक्त देखा, आपने देखा हुआ एक QR कोड जारी हो गया था, मस्जिदों के अंदर से जो है आप स्कैन कर करके भेजते थे। और निशिकांत दुबे जो JPC के मेंबर भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि हमको ऐसा लगता है जो पिटिशंस हमारे पास डिजिटली आ रही हैं उसमें एक बड़ा सेक्शन फर्जी भी है। तो नैरेटिव क्या बना दिया गया है मुसलमानों के सामने? एक आम मुसलमान ये तो समझता है कि वक्फ की ज़मीन का मतलब जो है ये मस्जिद की ज़मीन, ये कब्रिस्तान की ज़मीन, ये अल्लाह के नाम हो गई ज़मीन। इससे ज़्यादा उसको समझ आता हो कि उसका कितना भला हुआ है, उसका कितना भला नहीं हुआ है, उसको इन ज़मीनों से क्या फ़ायदा हो सकता है, वो शायद उसको नहीं पता। वो तो सिर्फ उसने देखा कि मौलाना साहब ने कहा अपनी तकरीर के अंदर जो वो कह रहे हैं वो मान रहा है, वो मान रहा है। और वो QR कोड को जाके वहां से सबको बड़ा आसान सा लगता है, QR कोड को उसने स्कैन किया और एक पिटिशन उसकी वैसे के वैसे और चली लोगों गई। को भड़काने के लिए इस हद तक प्रयास हुआ है कि लिटरली ऐलान कराए गए हैं कि वक्फ बोर्ड का विरोध करो। मतलब बोला क्या? हाँ। जी हाँ, जब आया था ना कि हाँ कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने लोग इसका समर्थन करेंगे, तो ऐलान कराए गए हैं कि करो, इतने लोग मिलके इतने लोगों से करवाओ, डू इट। ये अच्छा, ये पिटीशन जी हाँ, QR कोड, वही QR कोड इस पे करो और इसका विरोध करो। ये हमारी कौम के लिए ठीक नहीं है। उनको लगा था इस पिटीशन के जरिए हम रोक देंगे। हाँ, रोक देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, नाकामयाब रहे। और आप दूसरा इसमें ये कि नैरेटिव क्या बनाया है, शुरू से अभी भी लोगों को यही पता है। जो बड़ी बड़ी जो जलसे हुए जिसके अंदर इसका विरोध किया गया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बुलाया, उन्होंने भी अपनी अपनी तकरीरें दी। इंडिया गठबंधन के नेताओं को उन जलसों के अंदर बुलाया गया, चाहे वो हर राज्य की स्टेट कैपिटल हो, बड़ी बड़ी जगह हो। और वहाँ पर जो है वहाँ पर इस बात को साफ साफ इम्फेसाइज किया गया कि आखिरी रास्ता हमारा टकराव का ही होगा, क्योंकि अंततः जो हमारे अल्लाह की जमीन है उसको छीनने की मोदी सरकार ने पूरी कोशिश तो दोबारा शाहीन बाग सजेंगे सर, नहीं सजेंगे? सजाने की कोशिश होगी, मुझे लगता नहीं कि उस तरह की सफलता मिलेगी। क्यों? उसके कई कारण हैं। देखिए, झूठ का नैरेटिव ज़्यादा देर टिकता नहीं है। CA पर कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए जाएंगे, उनको कैंप में भेज दिया जाएगा। इस नाम पर विरोध कराया गया। धीरे धीरे लोगों को मालूम हो गया कि ये सब झूठ है, एक बात। दूसरा, इस तरह के जो प्रायोजित आंदोलन होते हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है फंडिंग का, और दूसरा इंटेलेक्चुअल कवर फायर का, जो बाहर से मिल रहा था। CA के समय बाहर से पैसा आ रहा था, अब तो सब सामने आ रहा है। USAID का पैसा, सोरोस का पैसा, कहाँ कहाँ किन संस्थाओं से पैसा आया और किस तरह से। वो जो दीपक कह रहे थे आसमानी बिरयानी, तो बिरयानी कहाँ से आ रही थी, उसका पैसा कहाँ से आ रहा था, आंदोलन कौन चलवा रहे थे, उनके लिए वकील कौन कर रहे थे, ये सब सामने आ रहा है। और सरकार, मुझे लगता है कि उस समय शायद इतने बड़े विरोध के लिए तैयार भी नहीं थी। और अब सरकार को मालूम है कि एक तो इनका जो फंडिंग का जो की लाइफ लाइन थी वो कट चुकी है, तो वो फंडिंग नहीं मिलने वाली। दूसरा, इसका विरोध करने के लिए भाई जो लोग वक्फ में हैं, जो मुस्लिम समाज के भी लोग देखते हैं ना। एक कार्यक्रम में हम लोगों ने बुलाया था, आपने बुलाया था ना, आजमगढ़ से पसमानदा समाज के आए थे। उन्होंने बताया कि क्या स्थिति है। तो मुसलमानों का 80% से ज़्यादा पसमानदा समाज है, उसको वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों और ये जो भी मैनेजमेंट कमेटी है उसमें कोई जगह नहीं है। तो उन सर उसकी समझ में आ रहा, उसकी समझ में आ रहा होता तो ये 1 करोड़ QR कोड के स्कैन थोड़ी हो गए। दूसरी बात कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो समर्थन में आ जाएंगे। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि वो जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन होता है उस तरह का आंदोलन नहीं होगा। सड़क पर उस तरह से नहीं उतरेंगे लोग। आप जिनको लाने की कोशिश करेंगे उतने ही आएंगे, और वो कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखिए, इतने CA का आंदोलन जो है कितनी जगह पर हुआ। हम लोग सिर्फ शाहीन बाग याद करते हैं,
देश में बाकी प्रदेशों में आप देखिए कहां कहां क्या हुआ, कितना बड़ा विरोध हुआ। तो अब उसको चूंकि इंटरनेशनल मीडिया उस समय लगा हुआ था, उस समय फंडिंग आ रही थी, तो उसको इतना बड़ा आंदोलन बनाया, उसका रूप बनाया गया जैसे पूरे देश में आंदोलन हो रहा हो और पूरे देश के मुसलमान सड़क पर उतर आए हों। हाँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं हो पाएगा, कोशिश होगी। मैं भी कह रहा हूं कि कोशिश होगी, परिस्थितियां थोड़ी अलग है, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि जो लोग, जिन लोगों के पास ये मजहबी दादागिरी का कंट्रोल है ना, उनका भी इकोसिस्टम है जिसमें कई लोग उनको सपोर्ट करने वाले नेशनली भी आपको मिल जाएंगे, इंटरनेशनली भी मिल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी वो इकोसिस्टम पूरी तरह से बस नहीं हुआ है। मैं इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमान इस मुद्दे पर, या मुस्लिम समाज का एक ऐसा तबका जो खाटी तौर पर इस बिल का विरोध कर रहा है, वो इसको मोमेंटम बनाने से चूकने की कोशिश करेगा। मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती है। मुझे लगता है कि एक नई चीज़ खड़ी करने की फिर से कोशिश होगी, और जो विपक्ष की तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो मोदी विरोधी हैं या जो भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी हैं, मुझे लगता है कि उनका समर्थन उनको क्या रिएक्शन आप सोचती हैं होगा कम्युनिटी का जब ये बिल आएगा और जब सरकार इसको पास कराने की कोशिश करेगी? इतने सामान्य तरीके से सब हो जाएगा? देखिए, इतने इजीली तो दुआ करते हैं कि हो जाए, लेकिन दुआ के भरोसे ही है ना। नहीं, लेकिन देखिए, जो मुसलमान कौम में जो लोग समझदार है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो तो समझते हैं ना कि और सच्चाई क्या है, और उसमें आप ये जो समझते हैं वो बोलते नहीं है। पढ़े लिखे तो ओवैसी साहब भी है, बैरिस्टर है, लंदन से। ओवैसी साहब को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़े कि वो आखिर चाहते क्या है। वो मतलब वो कौम की बेहतरी के लिए कोई भी कदम उठाया जाता है तो वो पहले उसका विरोध करते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? सुन लीजिए, ये ओवैसी साहब का आज का स्टेटमेंट है। दिस बिल इज नॉट जस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट्स आर्टिकल 14, 15, 29, मतलब सारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। हाँ, वी कंडेम दिस बिल, द स्पीकर हैज सॉरी, इट इज नॉट टू सेव वक्फ बट टू रुइन इट, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, एंड स्नैच इट फ्रॉम द मुस्लिम्स, मुसलमानों से छीनने के लिए। तो मैं ये पूछती हूँ कि अभी फिलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड की, या फिर जो हालत है सब वक्फ बोर्ड्स की, तो क्या वो अच्छी है? जैसी भी हो, हम देख रहे हैं ना, आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? आप ये प्रॉब्लम ये है कि सरकार क्यों घुस रही है इसमें? आपको वक्त, सरकार क्यों आपको वक्त दिख रहा है, ओवैसी साहब को तो अपनी संपत्ति दिख रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही वो देख रहे हैं कि हमारा क्या क्या चला जाए। बिल्कुल, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो वो बस अपना इंटरेस्ट बचा रहे। ही इज जस्ट बीइंग सेल्फिश। उनको देखिए, द बॉटम लाइन इज कि इनको कौम की बेहतरी की फिक्र किसी को नहीं है। एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, कि इनको है कि जी बस हमारी राजनीति चलती रहे, किसी तरह लोगों को भड़काकर बहकाकर जो है बस हमें हमारी कुर्सी बरकरार रहे। कौम की बेहतरी के लिए एक्चुअली में, मतलब मुसलमान का दर्द या उनकी तकलीफ, उसमें हु इज इंटरेस्टेड? नो वन इज इंटरेस्टेड। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना, गैर मुस्लिम कैसे आ जाएंगे, ये कैसे आ जाएंगे, वक्फ का काम क्या है कि जो लैंड उनके पास है उसको सही ढंग से संचालित करके, उसका सही ढंग से मैनेजमेंट करके, उससे आने वाले पैसे को समाज की बेहतरी के अंदर लगाया जाए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, और मस्जिद धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये रिलीजियस बॉडी है ही नहीं, ये मैनेजमेंट है, और इसी के लिए ये बनाया गया था। लेकिन वही है कि कुछ लोगों का कंट्रोल है इन संपत्तियों के ऊपर, कब्जा है। तो अब सर, लेकिन जो आज से हमने बात की, पार्लियामेंट में जैसा विरोध हुआ, आपने भी कहा कि ये मुसलमान वोटों के का कंपटीशन चल रहा था, ये कंपटीशन में जीत कौन रहा है सर? कांग्रेस कहाँ तक पहुंची है? नहीं, कहीं नहीं पहुंचेगी। आप पार्लियामेंट में जो बाकी, हमारी बात छोड़िए, जो पार्लियामेंट में हुआ उसी को देखिए। गृह मंत्री का बयान सरकार का और बीजेपी का कॉन्फिडेंस बताता है कि उनको मालूम है कि ये बिल हम पास करा लेंगे, एक्ट बना लेंगे और उसको लागू करवा लेंगे। विपक्ष की हताशा दिखती है, ये अब इसको रोकना हमारे बस में नहीं है। तो फिर क्या करें? भागते भूत की लंगोटी सही। तो वो जितना इस पर विरोध कर सके, ये बता सके कि देखो हमारे अधिकार में जितना था विरोध करना, उतना हमने किया, हमने अपनी ओर से कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए।
सफल इसलिए नहीं हो पाए कि आप पूरी तरह से हमारे समर्थन में सड़क पर उतर कर नहीं आए। तो उन्हीं पर ब्लेम डालने की तैयारी है। उन्हीं के सर फूटेगा। हाँ, अच्छा, कि भाई अगर आप सड़क पर उतरे होते, लेकिन उनसे कोई पूछे कि भाई सड़क पर तो उतरे थे सीएए में, क्या हुआ? आज से ये देश का कानून है, लागू हो रहा है। मुकदमे लिखवा लिए और लड़कों के नाम। हाँ, बिल्कुल। पता नहीं कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो गई इन लोगों के चक्कर में आके। तो ये इसी तरह का होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। कुंभ क्यों नहीं जा रहा कोई कांग्रेस का नेता? डर के मारे। मैंने जो शुरू में बात कही कि केवल मुस्लिम समर्थक होना जरूरी नहीं है, हिंदू विरोधी दिखना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कुंभ नहीं ना रहे। इसलिए कुंभ नहीं ना रहे, इसलिए जो है राम मंदिर नहीं गए। इसलिए आप बताइए, कोई हिंदू जो त्योहार है उसको मनाते हुए कांग्रेस के प्रथम परिवार को कभी देखा आपने? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई तस्वीर, इतनी फोटो आती है, इतनी रील आती है, इतने वीडियो आते हैं, कभी देखा है किसी में कि होली खेल रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं? आई बिलीव खेलते तो होंगे, आई डोंट नो, मगर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता खेलते होंगे और तस्वीर ना आए। शायद तस्वीर ही ना खिंचाते हो। वही बात, मतलब जो भी है, मतलब तो मतलब आप होली मनाएंगे छिप के मनाएंगे, मतलब वो दिखाना बंद नहीं, कमरे में। जो भी हो वो दिखना नहीं चाहिए, ऐसा करते हुए दिखने नहीं चाहिए। तो फिर जब दिखने नहीं चाहिए तो आप करेंगे भी नहीं। आप पब्लिक लाइफ में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आपका कुछ प्राइवेट नहीं रह जाता जो भी पब्लिक लाइफ में है। आप या तो समर्थन में हैं या विरोध में हैं। अगर समर्थन में हैं, आप बहुत से त्योहारों को हो सकता है आप न मानते हो, फिर भी आप पब्लिक लाइफ में हैं, तो एक जो है ये आपसे अपेक्षा होती है कि आप इस तरह का आचरण करें। तो लेकिन आपको कांग्रेस के जो प्रथम परिवार है उसके लोगों को आपने कभी नहीं देखा होगा कोई हिंदू त्योहार मनाते हुए। कुंभ में 3 लोग दिखाई दिए, दिग्विजय सिंह दिखाई दिए हैं, एक सचिन पायलट आज मेरे ख्याल से गए थे, और इससे पहले डीके शिव कुमार। अदरवाइज तो एक बयान ही याद आता है जिसमें उन्होंने खड़गे साहब ने कहा था कुंभ नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी। क्या ऐसा गांधी परिवार क्या कुंभ बिल्कुल नहीं जाता रहा है? ऐसा नहीं है। नहीं, नेहरू जी जाते गांधी थे, तक गई है, नेहरू जी जाते थे 2001 में जब सोनिया जी 2001 में जब सोनिया गांधी गई थी, मैंने उसको कवर किया था, मुझे अभी तक बहुत अच्छी तरह याद है। स्वामी स्वरूपानंद जाके उनको बताना था, वो विदेशी मूल का मुद्दा चल रहा था, उनको बताना था कि वो भारतीय हैं, हिंदू हैं। लेकिन इस तरह का जो एटीट्यूड राहुल जी का है, राहुल गांधी का है, वैसा सोनिया का नहीं था। वो सोनिया का नहीं था। वो रीच आउट करती थी, चाहे इस मजबूरी में कि वो विदेशी मूल की है, लेकिन हिंदू त्योहारों को मानती हैं, समझती हैं। मैं तो कह रहा हूँ दिखावा भी करती हूँ, तो नेता लोगों को करना पड़ता है। हाँ। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल इसके मामले में बिल्कुल 2017 का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गुजरात चुनाव से पहले मंदिर जाने का, उसके बाद आप देख लीजिए 2019 के चुनाव में बिल्कुल बदल गए। 2019 के बाद तो उन्होंने अपने इस वोट बैंक की, उनको ये वोट बैंक मिल सकता है या इस वोट बैंक की तरफ जा सकते हैं जिसको हम घोर राष्ट्रवादी या घोर राइट विंग या घोर सनातनी वोट बैंक कहते हैं, उसकी कांग्रेस ने रीच आउट करने की कभी कोशिश अखिलेश यादव जी को भी जाना पड़ा ना, न जाते तो मुद्दा बनता। देखिए उनको कुंभ जाना पड़ा। अखिलेश भी इसलिए गए क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव सामने था। अखिलेश को अगर मौका मिलता तो जिस तरह से उन्होंने हरिद्वार के अंदर डुबकी लगाई थी, वो प्रयागराज में भी डुबकी ना लगाते। उनका फर्स्ट चॉइस यही रहता, क्योंकि हो गया जो होना था हरिद्वार में हो गया। हाँ, हरिद्वार में हो गया, लेकिन दबाव था ना, मिल्कीपुर का चुनाव था, वो भी 5 तारीख को। इसके अलावा एक बात ये भी है कि यादव समाज बहुत हिंदू धर्म को मानने वाला है, बिल्कुल धार्मिक समाज है, और हिंदू धर्म को जिस तरह से वो अपनाते हैं, कम दूसरे समाज के लोग होंगे जो अपनाते होंगे। तो एक ये भी दबाव, एक सीमा के बाद अखिलेश यादव अगर मुस्लिम समर्थक दिखेंगे वहां तक समस्या नहीं है, हिंदू विरोधी दिखेंगे तो समस्या शुरू हो जाएगी। तो कांग्रेस को नहीं चाहिए क्या? हिंदुओं का वोट चाहिए ही नहीं क्या? अब ऐसा ही लगता है, उनके व्यवहार से तो कम से कम ऐसा ही लगता है। या वो मानते हैं कि एक वर्ग है हिंदुओं का जो हम कुछ भी करें हमारा साथ देगा ही, जो कट्टर मोदी विरोधी है, जो लिबरल इकोसिस्टम वाला है, जो प्रो लेफ्ट है, जो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जो भी पूरी पार्टी है वो देश के लिए खतरा है, ऐसे मानने वाले भी लोग हैं। कांग्रेस में जयराम रमेश जी ने 4-5 मांगे की हैं मोदी जी से, वो क्योंकि अमेरिका गए में भी आज वहाँ पर इस वक्त वो हैं, कि आप जब ट्रम्प साहब से मिलो तो उनसे ये ज़रूर कह के आना
कि जो गाजा पर आपने बात कही है मैं पसंद नहीं आई। मतलब कि गाजा पर जो आपने विचार अपने रखे हैं कि हम ले लेंगे और गाजा को रियल एस्टेट की तरह हम डेवलप करेंगे, तो हम बिल्कुल इसके साथ नहीं, हम इसके खिलाफ हैं। हिम्मत हो तो बोल के आना ट्रम्प को, ये उन्होंने। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर न पूछे, हाँ बिल्कुल, उस पर कोई बात ना करें। मतलब उसकी कोई चिंता नहीं। जो atrocities कांग्रेस हो रही पार्टी हैं। को उससे कोई मतलब नहीं, कोई समस्या नहीं। राहुल गाजा में जो हो रहा है उससे समस्या है। राहुल लोग गांधी- 5 पॉइंट उन्होंने बोले थे, 5 में से 1 पॉइंट गाजा का। और आप देखिए ना, प्रियंका जी के जो उस वक्त ट्वीट आए थे, उन्होंने इजराइल के जो लोग अगवा हुए, उनका अपहरण हुआ, उनकी हत्या हुई, जो आतंकवादी पहले हमला हुआ, अटैक हुआ उस पर इजराइल कुछ नहीं पर। बोला। भाई पहले तो अटैक इजराइल पर हुआ था ना, पहला हमला किसने किया था? पहला हमला तो फिलिस्तीन और ये हमास ने, जितनी हमास ने और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन सब ने मिलके किया था ना। उन्होंने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल में पलट कर उनसे फिर भी वार बताऊं, किया। कभी कभी ऐसा मन करता है कि नहीं यार, इतने कैलकुलेटेड नहीं हो सकते नेता लोग। तो फिर नेता को समझ नहीं पाए सच में, मतलब ऐसा है। कितने कैलकुलेटेड हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक ही लक्ष्य होता है कि वोट आएगा कि जाएगा, बाकी सब सेकेंडरी है। और जो वोट चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना है। हाँ। देखिए साहब, वक्फ का बिल जो है केरल में वोट लेने के लिए आप सड़क पर बछड़ा काट सकते हैं, किया। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए। अब वक्फ का ये जेपीसी का तो चले पीरियड ओवर हो गया, रिपोर्ट भी आ गई। अब सरकार के ऊपर है कि अब वो इसको कब बिल की शक्ल देकर एक बार फिर पास कराने की कोशिश करती है। देश इंतजार कर रहा है। अब ये भी कहीं यही चुनावी गुणा भाग के भेंट ना चढ़ जाए या बहुत लंबा ना खिंच जाए, ये हमको देखना होगा। नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि अगर लंबा खींचना होता तो जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया होता। लेट्स होप। कौसर जी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। दीपक सर बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आने के लिए।